जाबाज, बहादुर, जानिसार, रोबो दबदबे की अलामत, सिंध पुलिस का गुरूर और दहशतगर्दों के लिए मौत का फरिश्ता एसएसपी सीआईडी मोहम्मद असलम खान उर्फ चौधरी असलम 9 जनवरी 2014 को खुदकुश हमले में अपने साथियों समेत शहादत के मर्तबे पर फाइज। चौधरी असलम 31 नवंबर 1984 में बतौर एएसआई पुलिस में भर्ती हुए। कराची के कई थानों में बतौर एसएचओ भी रहे। यही मैसेज दे रहा हूँ कि हथियार फेंक दें, वरना उनके लिए बहुत मुसीबत होगी और उनके लिए आज का दिन बहुत भारी गुजरेगा। चौधरी असलम 1987 में पुलिस ऑपरेशन का हिस्सा बने और 1991 में थाना कलाकोट के एसएचओ मुकर्रर किए गए। उन्नीस में थाना गुलबहार कराची के एसएचओ बन गए और 1992 में कराची ऑपरेशन में भी अहम किरदार अदा किया। खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार करने पर 1999 में चौधरी असलम को डीएसपी बना दिया गया और 2005 में डीएसपी चौधरी असलम को एसपी बना दिया गया। चौधरी असलम कराची पुलिस के सीआईडी काउंटर टेररिज्म यूनिट इंसदाद दहशतगर्दी सेल के इंचार्ज रहे और एसपी की हैसियत से वो लियारी टास्क फोर्स के सरबराह भी रहे। कराची ऑपरेशन से शोहरत हासिल करने वाले चौधरी असलम खान लियारी गैंग वॉर के खिलाफ ऑपरेशन हो या तालिबान से मुकाबला, हर जगह एक नाम चौधरी असलम ही आता है। लियारी गैंग वॉर के सरगना रहमान डकैत, मजीद स्पीड या कल अदम तहरीके तालिबान के कई दहशतगर्द इन्होंने ही मारे। अंदाजे के मुताबिक चौधरी असलम दुनिया के सबसे ज्यादा हेड मनी हासिल करने वाले अफसर थे। उन्होंने तकरीबन 9 करोड़ रुपए हेड मनी वसूल की। दहशतगर्द उनका नाम सुनकर कपकपाते थे। कल अदम तहरीके तालिबान के कई मतलूब मुल्जिमान को भी गिरफ्तार और हलाक किया। हमने भी जब उनसे मुल्क के हालात और टारगेट किलिंग्स की वजूहात पूछी तो उनका क्या कहना था, आइए देखिए। घबराने वाला नहीं हूँ मैं, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी जो अब मैं इनके साथ करूँगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम साहब। मैं उनसे जानूंगी कि आजकल जो कराची के अंदर टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आए दिन हमें ये न्यूज़ मिलती है कि कई हलाकतें दरपेश हो गई हैं, तो मैं उनसे वजूहात जानने की कोशिश करूंगी कि इनकी वजूहात क्या है और टारगेट किलर्स जो पकड़े जाते हैं वो क्या बयानात देते हैं, उनके हिसाब से ये टारगेट किलिंग क्यों हो रही है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि टारगेट किलिंग्स कितने टाइप्स की होती है, कितने किस्म की टारगेट किलिंग हो रही है कराची के अंदर? टारगेट किलिंग एक तो कराची में हो रही है सेक्टेरियन टारगेट की किलिंग, वो अपने मुखालिफिन को मज़हब के नाम पे एक दूसरों को मारते हैं। उसके अलावा कुछ लोग अपनी दुश्मनी में भी लोगों को मारते हैं और उसको टारगेट किलिंग का नाम देते हैं। कोई जो एक दूसरे के सियासी अराइवल हैं उनको मारते हैं, वो उसमें भी टारगेट किलिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि कराची में अचानक से एक सीज़न की तरह एक आता है कि टारगेट किलिंग अब स्टार्ट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर सीज़न के अंदर हम सुनते हैं कि काफ़ी सारी हलाकतें हुई, फिर अचानक से टारगेट किलिंग बंद हो जाती है और पुरअमन हो जाता है शहर, तो इसकी क्या वजूहत है? नहीं, इसकी तो मेन वजह यह है कि पिछले साल टारगेट किलिंग हुई थी और काफ़ी ज़्यादा टारगेट किलिंग हुई थी और सीआईडी एएसी ने सबसे ज़्यादा टारगेट किलर पकड़े थे, तकरीबन 190 टारगेट किलर्स पकड़े थे। और नंबर 1 भी कराची में टारगेट किलिंग की एक मुहिम चलाई थी आईजी साहब ने, उसमें हम नंबर 1 भी हम आए थे, नंबर 2 भी हम आए थे। तो उसमें हम लोगों ने 190 लोगों के करीब पकड़े थे, जिसमें कुछ लश्कर जंगवी के थे, कुछ टीटीपी के थे, कुछ अल मुख्तार ग्रुप के थे, कोई मुख्तलिफ पार्टियों के थे, कोई गैंगवार के थे। तो 190 लोग हमने पकड़े थे और टारगेट किलिंग बिल्कुल उसके बाद
टारगेट किलिंग जो है ना होने के बराबर रह गई है। अच्छा, ये आप मुझे 2011 का फिगर बता रहे हैं? जी 2011 से लेके 2012 तक अब तक का है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सीआईडी का मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? आप लोग किस तरीके से शक व शुबात करते हैं जब आप लोगों को ये नहीं मतलब ये आप शुबा करते हैं कि ये सियासी इख्तलाफात का नतीजा होगा या ये फ़िरका वाराना फसादात हैं? किस तरीके से आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं? नहीं, वो तो जैसे कोई शख्स की किलिंग होती है, उसको टारगेट किया जाता है तो उसका उसी वक्त पता चल जाता है, क्योंकि वो किस मसलक से है, वो किससे है, किस तंजीम से है और उसको किसने मारा होगा। अच्छा, तो हमने अक्सर घर वाले ऐसी फैमिलीज़ कवर की हैं जिनके जो प्यारे हैं वो टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं। हम उनसे अगर पूछते हैं तो उनका यही कहना होता है कि उनके जो बच्चे थे, उनके जो नौजवान थे, वो कभी भी सियासी मतलब चक्करों में पड़े नहीं, उनकी किसी से ज़ाती दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। तो क्या ऐसा नहीं है कि टारगेट कोई और होता है लेकिन उसकी जद में कुछ और लोग आ जाते हैं और वो उसका निशाना बन जाते हैं, या फिर ये होता है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की वजह से ये काम किया जाता है? नहीं, बाद औक़ात तो ऐसा भी होता है कि मारने किसी को आए, फायरिंग हुई, अंधाधुंध फायरिंग हुई, दूसरी साइड से भी रजिस्ट हुआ और उसमें बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। और कभी यूँ भी होता है कि वो आए और अपने टारगेट को अचीव किया। अच्छा, आज तक जितने भी टारगेट किलर्स जो पकड़े गए हैं उनसे यकीनन आप लोग तफ्तीश करते होंगे, तो उनके बयानात के हिसाब से वो लोग किस मतलब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह के लोग होते हैं वो? नहीं, अमूमन तो उनका गुरों से ताल्लुक़ होता है। वो मज़हब के नाम पे लोगों को मारते हैं, अपने मजहबी मुखालिफिन को मारते हैं और एक दूसरे के मुखालिफिन को मारते हैं। जैसे कोई अगर उसका है, टीटीपी का है, लश्कर जंगवी का है, तो वो सुन्नी तहरीक वालों को मारता है, अहले तशियों को मारता है। अगर उनका कोई है तो उनको मारता है। तो ये अपने मजहबी मुखालिफत पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग मजहबी मुखालिफत पे होती है। अच्छा, आपके ख्याल में मुल्क में ऐसा क्या लाया अमल इख्तियार करना चाहिए कि टारगेट किलिंग ख़त्म हो जाए? जब भी ये टारगेट किलिंग करते हैं तो उनको पुलिस पकड़ लेती है। देखो, अभी 2011 में जब से टारगेट किलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन हुआ तो उसके बाद से टारगेट किलिंग ना होने के बराबर है। 2.25 करोड़ के शहर में कोई आदमी किसी को दुश्मनी में मार देता है तो उसको भी टारगेट किलिंग का रंग दे दिया जाता है। हालांकि अब बिल्कुल पीसफुल है, कराची में कोई ऐसी टारगेट किलिंग नहीं है। अच्छा, कराची के अंदर इतना असलहा आता कहाँ से है? ये तो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये असला कराची में ऊपर से आता है, वज़ीरिस्तान की साइड से आता है, बलूचिस्तान की साइड से आता है, मुख्तलिफ बसेस में आता है, मुख्तलिफ बसों के खाने बनाए होते हैं, उनमें रख देते हैं। और अब अगला सवाल जो आप करने जाएंगी कि पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है। अब इतना मुमकिन ही नहीं है कि हर बस को चेक किया जाए, हर ट्रक को चेक किया जाए। पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक, उस पर रेड करते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। और उम्मीद हमने बहुत सारे लोग पकड़े हैं। डब्बू में से निकले थे बाहर तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी। कोई मदद नहीं मिली हमें। तदफीन के पैसे कुछ ऐसा सिलसिला हुआ? वो मैंने कर्जा लिया था। आपने कर्जा लेके तदफीन की है? जी। चौधरी असलम ने कई दहशतगर्दों को मारा और उनके सर की कीमत, जो कि हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की गई होती थी, वसूल की। और बैनुल अक़वामी तौर पर भी उनकी रेड बुक के चर्चे बहुत आम थे। चौधरी असलम को पाकिस्तान पुलिस मेडल और तमगा इम्तियाज भी नवाजा गया। चौधरी असलम पर 1995 में पहला हमला गुलबहार के इलाके में ही हुआ। मामूल के गश्त के दौरान नामालूम हमला आवरों ने फायरिंग की और आप महफूज रहे। और दूसरा हमला 2006 में उन पर पंजाब चौरंगी किजरी के इलाके में हुआ। नामालूम अफराद की फायरिंग से चौधरी असलम के गार्ड और ड्राइवर शहीद हो गए। बोलते हैं कि
आज हम अपने इस प्रोग्राम में पुलिस के शहदा के ख़ानदानों के पास जाएंगे और देखेंगे कि वो लोग अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और पब्लिक के बीच अच्छा रिलेशनशिप कायम नहीं है। इसकी वजह से लोग ज़्यादातर सिंपैथी नहीं करते ऐसे ख़ानदानों के साथ जिनके जो प्यारे हैं वो शहीद हो जाते हैं हमारी जानों की हिफाजत करने के टाइम पे। तो आज हमने जानना है कि उनके बच्चे, पुलिस एहलकार जो शहीद हो गए, उनके बच्चे कैसे ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनके ख़ानदान उनके बगैर कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी इमदाद हुई है या नहीं। आइए हमारे साथ। पुलिस कांस्टेबल अतीक साहब को भी टारगेट किया गया अप्रैल के महीने में, यानी आज से तकरीबन 4 महीने पहले उनको टारगेट किया गया। उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसकी तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए कि ड्यूटी पे गए थे अतीक? नहीं, वो ड्यूटी पे नहीं गए थे, अपने दोस्तों के पास गए थे वो मिलने के लिए। तो दोस्तों के पास से वो वापस आ रहे थे, डब्बू में से निकले थे बाहर, तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी। तो इस बात की खबर पुलिस डिपार्टमेंट को हो गई होगी उनको। तो उन लोगों ने उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने कोई जवाब दिया? कुछ मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज की? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने FIR तो दर्ज की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और आगे कोई तफ्तीश नहीं की उन्होंने। अच्छा, तो यानी इन पिछले 4 महीनों में आप तक कोई ऐसी खबर नहीं पहुंची है कि वो लोग मुल्जिमान तक पहुंचे हो या कुछ? अभी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? सबसे छोटी मेरी बेटी 5.5 साल की। अच्छा, बेटी है 5.5 साल की। तो उन सब का खर्चा आपके शौहर ही उठा रहे थे? जी। स्कूल जाते थे बच्चे? स्कूल जाते थे मेरे 3 बच्चे। तो पिछले 4 महीने से अब कौन कर रहा है ये सब? बस मेरे बहन भाई हैं जो मेरा ख्याल कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद हुई? नहीं, उनकी तरफ छोटे छोटे बच्चे यतीम हुए हैं? नहीं, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं हुई, कोई मदद नहीं मिली हमें। तदफीन के पैसे कुछ ऐसा सिलसिला हुआ? वो मैंने कर्जा लिया था। आपने कर्जा लेके तदफीन की है? जी। तो तदफीन के पैसे तो फौरी तौर पे मिल जाते हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इन्हीं के ही दोस्त थे और मेरे भाई वगैरह थे, उनसे मैंने कर्जा लिया। कर्जा लेके मैंने तदफीन की। तो आपने IG साहब को कोई दरख्वास्त दी? तो कभी सोचा कि मैं लिख के दे दूं कि नहीं मेरी थोड़ी बहुत? अच्छा, वहाँ दरख्वास्त लगाई थी एक, लेकिन उन्होंने फाइल कर दिया। उन्होंने एक लेटर दे दिया है हमें। अच्छा, लेटर पे क्या है? लेटर पे उन्होंने ये लिखा है कि वो ऑन ड्यूटी नहीं थे। अच्छा, ऑन ड्यूटी क्यों नहीं थे वो? ऑन ड्यूटी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा, मुअत्तल थे। अच्छा, तबीयत ख़राब थी तो वो उन दिनों कुछ दिनों तक वो गए नहीं थाने? नहीं थे। तो फिर उसके बाद जो इतना टाइम गुजरा वो भाग दौड़ में गुजरा। ठीक है, वो भाग दौड़ करते रहे कि उनको नौकरी 10-11 महीने तक जी बहाल हो जाए। बहाल हो गई थी? नौकरी बहाल हो गई थी और ड्यूटी ज्वाइन करने वाले थे अगले दिन। अच्छा, उनको लेटर मिलने वाला था ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उससे एक दिन पहले ही उनको टारगेट कर दिया। जी, बहुत रहमदिल थे और हमारे हालात भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। कभी कि हम लोगों की मदद करते थे। अच्छा, किसी की बेटी की शादी करवानी है, किसी को जहेज देना है, तो ये हम कर लिया करते थे। लेकिन अब आज हमारे ये नौबत आ गई है कि हमें खुद ज़रूरतमंद हो गए। लेकिन पुलिस में हमारे जो जवान शहीद होते हैं, हमारे साथी जो शहीद होते हैं, एक जनाजा पड़ा जाता है, उस पर झंडा डाला जाता है और खुदा हाफिज़ होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? क्या फंडिंग की कमी है कि क्या वजह है जो ऐसा नहीं? ध्यान देने की कमी है। हमारे यहाँ पे एक वाहिद महकमा ये है जिसमें वेलफेयर डिपार्टमेंट है तो सही, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और उसके बाद उसको काउंटर चेक नहीं है कि वेलफेयर का क्या हुआ। माँ सिवाय ईद और बकरा ईद पे शुहदा के घर पे मिठाई का डब्बा भेज दिया जाता है। उनके बच्चों के स्कूल, उनकी स्कॉलरशिप, उनकी बेवाओं की परेशानियां कोई जाके नहीं देखता कि आपके साथ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, आपने इतनी तफसीलात हमें बताई हैं, तो क्या आप खुद पुलिस वाले? जी, मैं खुद पुलिस वालों में अपने साथियों के साथ खड़ा था, आप लोग आ गए। अच्छा, चलें, ये कितनी अच्छी इन्होंने हमें बातें बताई हैं, इन डिटेल आपने ये डिस्कस की हैं बातें। लेकिन मुझे ये बात कहना चाहूँगा यहाँ पे वेलफेयर के हवाले से मुझे वेलफेयर में ये है, आर्मी फाउंडेशन है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, आर्मी का CMH हॉस्पिटल है। तो हमारी भी कोई अराउंड 70,000 की पुलिस जो है ना पूरे सिंध में है। तो हमारा कोई इदारा ऐसा नहीं बन सकता। जब रेंजर्स के लॉन बन सकते हैं, उनके शादी हाल बन सकते हैं, हमारे पास ऐसी जगह नहीं है क्या? तो रेंजर से पुराना हमारा पुलिस डिपार्टमेंट वो हमारे लोन पे हमारे बजट पे चल रहा है। हुकूमत के लिए इतना कुर्बानी उसने दिया,
तो इतना अभी ये मेरा बड़ा लड़का है, जवान है, ये लड़का मेरा जवान है। कितनी बेटियां आपकी? मेरा तो 5 लड़की है। और लड़के? लड़का 3 है, एक ये। अच्छा, एक ये बड़ी। तो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं? सबसे छोटा बच्चा कितने साल का? पीछे पड़ा हुआ है, ये अभी तक इंतजार में बैठा हुआ है। अच्छा, ये बेटी रोजाना मैं बैलेंस कितना डाल सकूंगा? चाचा डाल देंगे बैलेंस मेरा ऊपर, बोलते अब्बू के साथ बात करते, फोन पे बात करते। इसका चाचा बोलते हाँ आशा मैं हार रहा हूँ, आशा क्या चीज लाऊंगा? बोलते अब्बू तुम कभी आएगा मेरे वास्ते चीज लेके आएगा, अब्बू तुम कभी आएगा? सबका चिराग था, घर का, भाइयों का, बहनों का सरबराह था। अभी हम लोग कितना डर रहे। अच्छा, तो पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए ये कैसे हो गया? किसी मुलजिम का नहीं पता चला? नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। 5 महीना हो गया, कुछ तो किसी ने गवाही तक नहीं दी कि हमने किसको मारते हुए देखा है? कोई गवाही नहीं। अच्छा, कोई दुश्मनी तो नहीं, ये दुश्मन वाला नहीं, इंसान ही नहीं था। ऐसा नेक इंसान था, ड्यूटी से अपना घर से मस्जिद, अपना बच्चों से अच्छा गुजारी किया। ये बड़ी लड़की है, ये देखें, ये इनकी बड़ी लड़की है, ये भी छोटी लड़की है, और आप देख रहे हैं कि इससे छोटे छोटे 7 और बहन भाई हैं। जी हाँ। इलाके में गश में तो हम लोग को इतना पता चल गया, जो फोन आ गया, बोलते हैं आय अल्लाह तुम कौन है? मैं इसको बेनसीब में बीबी हूँ। बोलते इसको लग गया। क्या लग गया? इसको दुश्मनी नहीं था। अभी किसको हम लोग बांधेगा? बलोच को पास बांधेगा, माजरों को किसको ऊपर? पठान के ऊपर। हथियार सबका पास हथियार है ना, हुकूमत तो हथियार ही छोड़ देवे ना। अभी सारा छोटा छोटा बच्चों का पास हथियार है। अभी क्या है, हुकूमत ने ऐलान किया कपड़ा मकान ये क्या दे रहे? हम लोग को कपड़ सफेद दे रहे, 2 पट्टा हम लोग को सफेद दे रहे, कब्रिस्तान दे रहे। हम लोग तो खा सकते हैं, एक दिन नहीं खाते तो दोपहर को नहीं खाते, रात को तो खा लेते ना। फिर भी इसका अब्बू तो गुलशेर तो नहीं है ना, गुलशेर तो हुकूमत नहीं लेके आता है ना। अब्बू क्या चाहते थे? तुम क्या बनो बड़े होके? पुलिस चाहते थे। अभी आपका दिल चाहता है पुलिस बनने का? बनोगे? पुलिस वालों से ही बात की है, उनका यही कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनकी, इसके अलावा तनख्वाहें भी बहुत कम है, उनके बच्चों का, उनके ख़ानदान वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता अगर खुदा न खास्ता इनकी शहादत हो जाए। तो यहाँ ज़रूरत इसी चीज़ की है कि इनकी सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए ताकि करप्शन भी कम हो और पब्लिक और पुलिस का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो सके। ज़्यादातर पुलिस वाले तो हमारा कैमरा देखकर ऐसे डरे जैसे आवाम पुलिस को देखकर डरती है, और ऑफ द रिकॉर्ड जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे एकदम सब अच्छा है कि रट लगाने लगे। आप लोगों की कोई इंश्योरेंस होती है, कोई फैसिलिटीज़ आपके घर वालों को दी जाती है? इंश्योरेंस तो नहीं होती है, लेकिन ये कि शहादत के ऊपर 20 लाख रुपए जो ना होता है कि ऐलान किया जाता है। लेकिन वो मिलते भी हैं? बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ना ज़्यादा मिलते ज़रूर हैं। तो अभी आप लोगों के घर वाले आप लोगों को मना करते हैं कि कराची शहर में ड्यूटियां मत लगवाओ, कहीं ट्रांसफ़र करवा लो, कुछ ऐसी बात, या नौकरियां छोड़ दो, क्योंकि पुलिस वाले आजकल टारगेट? नहीं, घर वाले नहीं मना करते। और आप लोगों के दिल में क्या ख्याल आता है? बिल्कुल नौकरी से अपने सिंसियर नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची के हालात इतने ख़राब हैं और आजकल जो है पुलिस वालों को ही टारगेट किया जा रहा है ना, तो पुलिस वाले खुद अपनी हिफाजत के लिए, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, वो अपने बचाव के लिए क्या करें? क्योंकि अभी पिछले दिनों एक फेक पुलिस मोबाइल भी बरामद की गई, तो आप लोगों का नाम तो वैसे ही बदनाम हुआ है सारे ज़माने में, पता नहीं क्यों, और अभी और ज़्यादा हो रहा है और टारगेट भी आप ही लोगों को किया जाता है, तो इस हवाले से क्या बोलें? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपना हिफाजत तो हमें अपनी खुद ही करनी है। ड्यूटी हमारी होती है, 2 शिफ्टें होती हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, और उसमें अपना हमें इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती, फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ख़ुद को हिफाजत में रखें। अच्छा, तो ये अक्सर मैंने ये भी सुना है कि पुलिस वालों के पास मोबाइल तो होती है लेकिन उसमें पेट्रोल और डीजल का मसला हो जाता है, इतने फंड्स नहीं है, नफरी इतनी होती नहीं है, एक मोबाइल के अंदर 2 पुलिस एहलकार हैं या 3 है, इससे ज़्यादा मिलते नहीं, और इतने ख़तरनाक इलाकों में 2 पुलिस एहलकार क्या कर लेंगे? अपनी जान बचा के ही भागेंगे ना। नफरी की कमी की वजह से हमारा जो है अपना स्टाफ कम होता है,
बाकी तेल तो हर मोबाइल को मिलता है, वो 7 लीटर है, कोई 6 लीटर है, वो तो डेली के हिसाब से हर मोबाइल को मिलता है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। पुलिस वाले के बच्चे जो हैं सारे देखो हेडक्वार्टर में, आधा हेडक्वार्टर आप लोगों को यतीम मिलेगा। आवाम लोगों को बता देती है, उस टाइम नहीं बोलते, पुलिस वाला 10-20 रुपए ले लेता तो फौरन बोल देती है। 28 होल वहाँ से मिले थे बस। 28 एक शख्स के अंदर उन्होंने 28 फायर किए और 9 गोलियाँ उनको लगी थी। उनको क्या इरादा था कितने तावान वसूल करने का? अब ये सुनने में ये आ रहा है कि 5-6 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। कितने? 5-6 करोड़। 5-6 करोड़ उन दो लोगों से? जी। चौधरी असलम जैसा कि पूरा पाकिस्तान जानता है, एक बहादुर अफसर था और हिम्मत से मुकाबला कर रहा था कलअदम तंजीमों की दहशतगर्दों का, तालिबान के दहशतगर्दों का। चौधरी असलम ने बड़े बड़े मुल्जिमान को हिरासत में लिया और हमने भी उन मुल्जिमान से बात की। आइए आपको इसकी झलक दिखाते हैं। पुलिस को सलाम है, पुलिस के बहादुर सिपाहियों को सलाम है, अपना खून दे रहे हैं और फिर भी लड़ रहे हैं। सीआईडी की एक और कार्रवाई थी जिसके अंदर 2 अगवाकारों को पकड़ा गया है। ये लोग किस तरह से अपना काम करते थे, किन लोगों को अगवा करते थे, अगवा करने का मकसद क्या होता था, मैं इनसे ही जानती हूँ। आपका नाम क्या है? यासीन। और आपका? जुम्मन और यासीन। आप लोगों का ताल्लुक कहाँ से है? लाड़काना। और आपका? लाड़काना से। आप दोनों रिश्तेदार हैं? दोस्त हैं। दोस्त? तो कराची कैसे आना हुआ? कराची हम लोग आ गए थे, फ्लैटों में मुतासिर फ्लैटों में। तो कराची आके क्या किया फिर आप लोगों ने? वो लोगों ने बंदा उठाया। कराची आके आप लोगों ने बंदा उठाया? जी। कौन? हम दोनों ने। आप दोनों ने? किसको उठाया? बेस कॉलोनी को उठाया। तो मकसद क्या था उठाने का? पैसे लेने थे उससे। किसी ने कहा था या आप खुद निकले थे? और नहीं, किसी ने कहा था। अच्छा, जब वो तुम्हें मिला तो उसने डायरेक्ट तुम लोगों को ये बोला कि एक बंदा उठाना है, तुम लोग जाओ? जी। तो तुम लोगों ने कहा हाँ ठीक है, तुम जिस बंदे का बोलोगे हम उठा के ले आएंगे? जी, उसके साथ गए, वो भी साथ था हमारे। वो भी साथ था? जी। तो उसने कुछ पैसों का कुछ बोला था कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा बंदा उठाओगे तो? जी। कितने? लाख रुपया से बोला। तो उसके पास हथियार थे, गाड़ी थी, क्या था? उसके पास 2 टीटी। फिर कहाँ ले गए? हम लोग उसको ले गए शालती फ्लैट। बंदे को उसने 3 दिन रखा, उसने पैसे ले लिए। 3 दिन रखा और पैसे ले लिए? पैसे ले लिए। तावान के लिए अगवा किया था पहला हुआ? जी। कितना तावान मांगा था? उसने 18 लाख लिए। 18 लाख? तो वो भैंस कॉलोनी में क्या करता था बंदा जिससे 18 लाख मांगे थे? वो उधर फैक्ट्री में, फैक्ट्री थी उसकी। फैक्ट्री थी? किस चीज़ की फैक्ट्री थी? वो नहीं, शुरू बन रही थी। बन रही थी। तो 18 लाख रुपए तुम लोगों को कब मिले? 3 दिन बाद? हाँ, 3 दिन बाद। तो तुम लोगों का क्या तरीका होता था अगवा करने के बाद पैसे मांगने का? पैसे वो ही मांग लेता था। तुम लोगों को कुछ नहीं पता था? नहीं, वो लेता था पैसे, वो बाहर जाकर बात करता था अपने तरीके से। फोन पे? हाँ, फोन पे पैसे लेता था। इससे पहले कुछ किया? छोटे मोटे जराइम, चोरी, सीना चपटी? जी कभी नहीं किया? कभी नहीं किया। तो तुम लोगों के ग्रुप में तुम 3 ही लोग थे या और भी थे? तो दूसरी कार्रवाई तुम लोगों ने टारगेट किसको किया, किसको अगवा करने का इरादा? काठोर से लैंक रोड था, उधर से बंदा उठाया था। कौन बंदा था वो? ये कौन, क्या काम करता था वो बंदा? पता नहीं, वो रास्ते में हम लोग पकड़ लिया। तुम लोगों को कुछ नहीं पता होता था ये क्या काम करता है, क्या है? बस वो रास्ते में बस ऐसे ही किडनैप कर लिया? तुम लोगों को खुद नहीं पता था कि इसका ताल्लुक कहाँ से है? और ना प्लानिंग की थी कि हमने इसको उठाना है? बस रास्ते से गुजर रहा था अपनी गाड़ी पे? जी। और उसकी गाड़ी की किस तरह तुम लोगों ने कार्रवाई की, तुम लोग बताओ ना मुझे। असल में उसका गाड़ी, हम लोग के पास दूसरी गाड़ी थी एक, उस गाड़ी हम लोग ने उसका आगे लगाया, उससे गाड़ी छीना, गाड़ी समेत उसको लेके गए। फिर वो लियाकत जो लाशारी था, उसने उसका गाड़ी ले जाकर पता नहीं कहाँ फेंक दिया, उसको हम लोग को दिया, हम लोग ले जाकर उसको जंगल में छुपाया। गाड़ी को? नहीं, बंदे को जंगल में छुपाया तुम लोगों ने? कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन जंगल में कैसे रह लिए तुम लोग? खाना पीना कौन लेकर आता था? खाना पीना खुद जाते थे, होटल से ले आते। और तुम लोगों का मुतालबा क्या था अगवा करने का मकसद? पैसा? बस ये पैसा, बस। कितना पैसा मांगा था? इससे लिया था हम लोगों ने 13 लाख। 13 लाख? तो तुम लोगों को पता था ये 13 लाख रुपए दे सकता है? दे दिया। तो तुम लोगों ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो? जी नहीं, हमने उतना पूछा ही नहीं। मकसद ही नहीं था तुम लोगों का? तो तावान की रकम तुम लोगों ने उसी जंगल में वसूल की या तुम लोगों का वही जो है वो लियाकत लाशारी जाके लेके आया? लियाकत लाशारी शहर से लेकर आया। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद तीसरा बंदा हम लोगों ने उठाया था, वो भाग गया। तीसरा बंदा भी उठाया? तीसरे को कैसे उठाया?
वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था लियारी की तरफ। मोबाइल भी छीना, पैसे 2300 रुपये उससे निकले थे वो भी छीने और उसको ले गए थे हम लोग बंद मुराद। क्या करने? उसको अगवा करके लेके जा रहे थे तावान के लिए। फिर वो तीसरे दिन वो भाग गया बंदा। तो तुम लोगों ने किस जगह पे उसे रखा था? वो उधर अब चौकी में। अब चौकी में घर लिया था किराए पे? जी। तो वहीं पे उसे रखा हुआ? जी। तो वो खुद ब खुद भाग गया? भाग गया वो। तो तुम लोग तो कह रहे हो कि एक सोता था, एक ड्यूटी पे होता है अक्सर ऐसे ही। गया था जो नींद आ गई थी लड़के को। अच्छा, जो ड्यूटी पे लड़का था उसकी निगरानी पे उसकी नींद आ गई थी, तो वो जो तीसरा बंदा तुम लोगों ने अगवा किया वो भाग गया। तो उससे तुम लोगों ने क्या सोचा था, कितनी रकम निकलवाओगे? जी। उससे कितनी रकम निकलवाने का सोचा? उसको बोल रहा था पैसों का, उसने बोला पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? कितने पैसे तुम लोग मांग रहे थे? हम लोग 20 को बोला। 20 लाख? जी। उसके बाद कौन सी कार्रवाई? उसके बाद चौथी कार्रवाई हम लोगों ने की सारजानी से, अपना मंगो पीर से, नूरानी होटल के नज़दीक। क्या किया? बंदे उठाए दो। जी। उनका तुम्हें पहले से पता था कि इनका कहाँ से ताल्लुक है? ये दादा नबड़ों की थी इन्फॉर्मेशन, उसने हमारे को बुलाया था नूरानी होटल पे दोनों को। वहाँ हम लोग गए, अपना दीवार कूद के अंदर बंदे पकड़ लिए, देखे वहाँ बंदे थे बहुत। दीवार कूद के? किसके घर कूद गए? वो एक। क्यों घर के अंदर क्यों कूदे? ऐसा ही एक जगह उनका मकसूद बना हुआ था घर के तरह, जहाँ लोग बैठते थे। तुम्हारे पास उस वक्त कौन सी गन? हमारे पास ये पिस्टल थी। और आपके पास? रिपीटर थी। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे बंदे थे तकरीबन, काफ़ी बंदे थे वहाँ, जिनमें से सिर्फ वो 2 बंदे उठाए, वो ले गए, बाकी बंदों को पर हम लोग बैठे वहीं बैठे रहने दिया। और जो 2 बंदे थे उनकी तस्वीरें तुम लोगों ने देखी थी? जी। तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चला? जिसका प्लानिंग था दादन का, उसी ने देखा था, उसी ने पहचाना। वो भी तुम्हारे साथ ही था? तो वो दोनों बंदों को उठा के तुम लोग जी वो लेके गए। कहाँ लेके गए? वो से लेके गया, निकाला वहाँ पर, बोला बलूचिस्तान लेके जाऊँगा। बलूचिस्तान लेके जाऊँगा? तो ले गया? जी हाँ। तो कितने दिन उनको यरगमाल बना के? उसी टाइम पे तकरीबन 2-3 घंटे के बाद फिर उनको छोड़ के हम लोग भाग गए। अच्छा, तो उस वक्त उनके पास कौन कौन थे? तुम दोनों थे? जी। बाकी 2 हम थे, 1-2 बंदे और थे हमारे। और बाकी उन 2 लोगों को लेके फरार हो चले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस हम लोग पकड़े गए। पकड़े कैसे गए? हम लोग बस जा रहे उनसे पकड़ लिए लोगों ने, सीआईडी वालों ने। तो उस बंदे का क्या हुआ, 2 बंदों का, जिनको तुम लोग कह रहे थे, तुम्हारा जो लीडर है वो ये कह रहा था कि मैं बलूचिस्तान लेके जाऊंगा, तो उसने बलूचिस्तान ले जाकर उनको किया क्या? मालूम नहीं ना, अभी हम लोग तो पकड़े हुए। पकड़े हुए तो हो, लेकिन उस 1 महीने के दौरान तो पता चला होगा ना कि उनके साथ क्या हो गया। आपको पैसे की डीलिंग चल रहा है अभी तक, डीलिंग को जो पैसे नहीं मिले अभी तक नहीं छोड़ा हम लोगों। यानी तुम्हारे लीडर के पास अभी भी वो दोनों अफराद जो हैं वो हैं। उनका क्या इरादा था कितने तावान वसूल करने? अभी ये सुनने में ये आ रहा है कि 5-6 करोड़ रुपया मांग रहे हैं उससे। कितने? 5-6 करोड़। 5-6 करोड़ उन 2 लोगों से? और इतने करोड़ रुपयों में से तुम लोगों को कितना वो देने वाला था पैसे? कुछ मालूम नहीं। बात भी उसी का ईमान। जी। मैं इस वक्त एक मुलजिम के साथ मौजूद हूँ जिसका ताल्लुक तहरीक तालिबान शेर जमान ग्रुप के साथ है। इसने क्या क्या कार्रवाई की है आज तक, कौन कौन से जराइम आज तक इसने सरअंजाम दिए, मैं इससे पूछती हूँ। आपका नाम क्या है? जहांगीर खान। जहांगीर खान, आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं पैदा हुए? जी। अच्छा, तो क्या काम करते थे? कपड़े का काम भी करता था, और क्या नाम बता रहे, इन लोगों का दोस्त है, सलाम दुआ थी, इन लोगों के साथ दोस्ती की थी। कपड़े बेचते हो? तो दुकान थी? जी। अपनी? किराए। तो वहाँ पे सेल्समैन थे या तुम्हारा अपना कारोबार? सेलमैन। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुमने किया क्या है, किस जुर्म के तहत तुम्हें यहाँ पे गिरफ्तार हुए? कत्ल के दोस्त है, उसके साथ फ़ोन आया था, फ़ोन करके मैं उसके पास गया, इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बुलाया, मैं उसके पास गया 70 लोगों के साथ, शेरजमान 70, अब्दुल्ला और नजीब और मैं क्या नाम है आसिफ, इन लोगों ने बुलाया मुझे, तो 70 ने बुला लिया, लेकिन ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? जी। इनके जिनके नाम बताए ये सारे तुम्हारे दोस्त हैं? जी। तुम्हारे इलाके में रहते हैं? जी। और अक्सर तुम इनसे मिलते थे? नहीं, कभी कभार, तकरीबन महीने में 1 बार 2 बार। तो ये क्या काम करते थे? इनका तो ये दफ्तर भी था और मेमार का यूनियन था, उन सारे उन लोगों के पास। कारोबार नहीं था? यूनियन था। यूनियन था, तो वो यूनियन क्या काम करती है? यूनियन जो मार्केट की हिफाजत। मार्केट की यूनियन थी। अच्छा, इसके अलावा और वो कोई काम नहीं करते थे? नहीं। वो दोस्त थे तुम्हारे? तो उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया? मुझे फ़ोन करके बुलाया, मुझे पता नहीं था बखुदा, लेकिन मुझे लेके बुलाया उन लोगों ने, मुझे बोला मोटरसाइकिल पे बैठो, मैं बैठ गया। जब लेके गए शापर की तरफ साइड, उस साइड उधर जब मोटरसाइकिल मुझे बोला थोड़ा आगे हो जाओ, मैं आगे हो गया, इन लोगों ने फायरिंग कर दी, मेरे को पता नहीं था। जब एकदम मेरे को पीछे बैठ गया, मेरे को बोला निकालो गाड़ी,
क्या मतलब तुम्हें तुम्हारे घर से उठाया? नहीं हाँ? फोन करके बुलाया, मैं बुलाया, तुम उसके किस घर जगह के पे पास पहुंचे? उसके घर के पास पहुंचे, अपने दोस्त के घर के पास। क्या नाम था उसका? सत्तार के पास। सत्तार के घर के पास तुम पहुंचे, उसने तुम्हें अपनी बाइक पे बिठाया और बाइक पे बिठा के कहाँ ले गया? शेरजमान के घर के पास। अच्छा, तो वहाँ पे क्या किया? शेरजमान बैठ गया मेरे पीछे, मुझे हेलमेट पहनाया सिर पे, मेरे साथ गए, मुझे पता नहीं था, लेकिन उन लोगों ने मुझे बोला तुम मोटरसाइकिल चलाओ आगे बैठ। अच्छा, तुम आगे मोटरसाइकिल चला रहे थे और पीछे दोनों बैठे हुए थे तुम्हारे दोस्त? एक बैठा हुआ था जी। और वो दूसरा कहाँ गया? वो उसके अलग पास अपनी बाइक मोटरसाइकिल थी। थी। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? जब उन लोगों ने फायरिंग की। किस जगह पहुंचे तुम? शाहपुर सुराबगढ़ के सामने। सुराबगढ़ के सामने जी। सही है, वहाँ पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। एकदम पीछे बैठ गया, बोला गाड़ी पी भगाओ। मैंने गाड़ी भगाई, मुझे भी डर लग गया, मैं मजबूरी थी, मैंने भी भगाना था, भगाया, बस चला गया। उसके घर पहुँचे, मुझे मशीन यूँ के बोले तुम जाओ घर अभी। तो जब तुम्हारे सामने फायरिंग हो रही थी तो तुमने बाइक रोकी थी या चलती हुई बाइक रोकी थी। तो उन्होंने कहा था कि रोको जी। तो उन्होंने फायर किस पे किया? वो सरदार खान को। सरदार खान कौन था? पता है, दफ्तर का था वो। तो उसको टारगेट करने गए थे वो लोग और टारगेट करके आ गए। वो कहाँ बाहर बैठा हुआ था अपने दुकान के यार दोस्त के साथ। यार दोस्त के साथ बैठा था, तो उसी को टारगेट किया, उसके दोस्त को नहीं किया? दोस्त भी लगा था उसके साथ। उसको भी फायर लगे? कितने फायर किए थे उन दो लड़कों? यही 3-4 फायरिंग हुई थी। 3-4 फायर किए थे और तुम बाइक पे स्टैंड बाय खड़े हुए थे कि जैसे ही वो लोग आए और तुम भगाओ बाइक, तो वो फायर करके आ गए, उन्होंने टारगेट कर लिया और तुम लोग बैठ के आ गए। और फिर बाइक तुम्हें कहाँ ले जाने को कही? बोला मेरे घर ले जाओ। अच्छा, तो तुम उसके घर ले गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? मेरे को गन यूँ किया, बोले निकल जाओ यहाँ से, घर जाओ। घर जाओ, फिर तुम घर आ गए? घर गया। अच्छा, तुम्हारे सामने जो फायर हुआ था, तो फायर से तुम्हें क्या लग रहा है कि वो जख्मी हुए थे या मर गए? मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैं आगे खड़ा हुआ था ना, इस वजह से फायरिंग हो गई। मैं आगे खड़ा हुआ था, एकदम पीछे बैठ गया, बोला गाड़ी निकालो ऐसे। अच्छा ठीक है, तो मैं फिर वो तुम उनको घर पे ड्रॉप करके तुम्हें उन्होंने कहा कि तुम जाओ जी, तो तुम कहाँ गए? मैं अपने घर गया। फिर घर पे जाके क्या किया? घर में लेट गया, मैं डर के मारे दरवाज़ा बंद करके लेट गया। फिर मैं सब वापस अपने घर में बैठा रहा, फिर फ़ोन ने किसी को बताया ना कुछ। फिर बाद में फ़ोन आया था चाचा का, बोले सरदार खान को किसी ने मारा। हम लोग गए उधर, मैयत पे गए, उसको तो तुम सरदार खान को जानते थे पहले से? हम जी, उधर हमारे रिश्ते मामू भी उधर रहते हैं ना, उन लोग घर के पास हम। अच्छा जी। अच्छा, तो तुम्हारे ही मामू ने तुम्हें कॉल करके कहा कि सरदार को मार दिया है, तो तुम आओ? जी, हम सब गए, घर वाले पूरे सब लोग गए, बड़े बड़े। तो तुम्हारे सामने इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, तुम उस कार्रवाई में बाकायदा शामिल थे, तुम उनको लेके गए हो कातिलों को, और कातिलों को वापस उनके घर पे छोड़ा है। तुम्हारे सामने ये कार्रवाई हुई है, इतनी बड़ी कार्रवाई, और तुमने किसी को बताया नहीं? घर में आके चुपचाप लेट गए? किसी को नहीं बताया, डरे। और फोन के कितने दिन बाद कत्ल किया? उसी वक्त? उसी दिन, उसी वक्त? हाँ, नहीं उसी वक्त नहीं, तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद। हाँ, यानी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो रास्ते में पहुंचने में 1-1.5 घंटा लगा? और नहीं, वो जल्दी पहुंच गए। सिर्फ बातचीत की मुझसे, कहाँ है? मैंने बोला सामने बैठा है, मैं चला गया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद पता चला कि उसको मार दिया, 2 घंटे 1.5 घंटे बाद। अच्छा जी, यानी दूसरे कत्ल में भी तुम बराबर के शरीक हो। नए साल के पहले दिन से ही पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग की शुरुआत हो गई और नए साल के 9वें दिन ही पुलिस का एक अहम किरदार, एक अहम रुकन जिसको सुतून भी कहा जा सकता है, गिरा दिया गया। पिछले 6 महीने में तकरीबन 175 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया। बड़े भाइयों की तरह था मेरे लिए तो, और मैं आज अकेला। हर वो शख्स जो पाकिस्तान का दुश्मन है, हमें हर उस शख्स से थ्रेट थी, और सारी दुनिया जानती है असलम के पीछे किस तरीके से लोग लगे हुए थे, और आखिर तक उससे ना हिम्मत आ रही ना हौसला, बहादुर मर्दों की तरह लड़ता रहा। धमकियाँ मिलती थी तो वो यही कहता था क्या होगा, वतन की खातिर कुर्बान हो जाएंगे, और हम हैं पाक वतन पे कुर्बान होने वाले लोग। कभी नहीं डरा, कभी परेशान नहीं हुआ। वो कहता था जब भी मेरे सामने आएंगे मैं इनसे लड़ूंगा। जिनके हौसले पस्त हैं उनके हो जाएंगे, असलम के साथियों के हौसले पस्त नहीं हुए, वो लड़ेंगे। इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत करता हूँ, भरपूर मजम्मत करता हूँ, जिसमें आज एसपी चौधरी असलम शहीद हुए हैं और उनके साथी शहीद हुए हैं। इनके घर वालों से ताज़ियत करूँगा, अल्लाह ताला इनको जवाहिर रहमत में जगाता फरमाए, इनके घर वालों को सब्र दे। चौधरी असलम जैसा कि पूरा पाकिस्तान जानता है, एक बहादुर अफसर था और हिम्मत से मुकाबला कर रहा था कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों का, तालिबान के दहशतगर्दों का, और इसकी वजह से इस खास तौर पे इस कराची शहर में बहुत सारी जानें बची हैं। अफसर थे, हमारी नाक थी, हमारी इज्जत थी, हमारा सब कुछ था, वो मान था हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। असलम साहब की गाड़ी को लेफ्ट साइड से, अभी तक जो शहादतें नजर आ रही हैं उसके मुताबिक लग रहा है कि लेफ्ट साइड उनकी गाड़ी पे अटैक किया गया है
जिसके अंदर खुद का हमलावर हो सकता है कि बैठा हुआ हो, और उसने काफ़ी एक्सप्लोजिव के साथ उनकी गाड़ी को बिल्कुल करीब से लाके ब्लास्ट किया जी। ना मौत का खौफ, ना और कोई डर, जिसका नाम सुनते ही मुजरिमों की रगों में खून जम जाता था। एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम, सीआईडी का वो सपूत जिसने आखिरी सांस तक दहशतगर्दी से लड़ने में लगा दी। अपनी जिंदगी का आखिरी मार्का गुज़िश्ता रात सरअंजाम दिया मंगोपीर नादरन बाईपास पर, और वहां भी जीदारी से लड़ते हुए 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी असलम हमेशा की तरह पुरएतमाद और निडर दिखाई दिए। हलाक होने वाले मुल्ज़म शहाबुद्दीन ने अपना बयान नज़र रिकॉर्ड कराया, जिसमें उसने बताया कि हमारा ताल्लुक तहरीक तालिबान, कालादम तहरीक तालिबान से है। चौधरी असलम ने जिंदगी का आखिरी मार्का कलदम तहरीक तालिबान के खिलाफ किया। आखिरी मार्के के अगले ही दिन लातादाद दुश्मनों में से एक ने चौधरी असलम की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा। एक आम आदमी की जान जितनी कीमती होती है उतनी ही एक पुलिस एहलकार की भी जान कीमती होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी आवाम और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच जो एक रिश्ता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्रिटिकल सा है और उसमें पॉजिटिविटी है नहीं। तो इसकी वजह से अगर कोई पुलिस एहलकार शहीद हो भी जाता है तो उसके साथ लोगों की सिंपैथीज होती नहीं है, जबकि हम ये नहीं सोचते कि एक पुलिस वाला भी हमारी तरह इंसान है, उसकी भी फैमिलीज़ है, उसके बच्चे हैं और पीछे देखने वाला कोई है नहीं। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जो छोटे पुलिस एहलकार होते हैं, छोटे रैंक के लोग होते हैं, उनकी तनख्वाहें भी कम होती हैं, उनके पास अपने घर भी नहीं होते, किराए के घरों में रह रहे होते हैं, उनको अगले दिन का पता नहीं होता कि वो किस तरीके से गुजार रहे होंगे। तो जब वो लोग शहीद हो जाते हैं तो उनके प्यारे जो है वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं। आला अफसरान को दरखास्तें भेजते हैं लेकिन उनकी दरखास्तों पर अमल दरामद नहीं होता। बड़े बड़े वादे जो है पुलिस एहलकार कर रहे होते हैं, बड़े अफसरान कर रहे होते हैं, लेकिन वादों को वफा नहीं करते और 20 लाख रुपए की रकम का वादा करते हैं। यानी 20 लाख बड़ी रकम होती है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट उसकी किस्तें करके हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम तो एटलीस्ट इन खानदानों को दे दीजिए ताकि इनका रोज़ाना का, महीने का गुजारा हो सके और खाने का बंदोबस्त हो सके। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है अवाम की आवाज़, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए आप टाइप कीजिए AK स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8126 पे। और आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अपने इलाके में कोई भी क्राइम होता देखिए तो हमें उसके बारे में मुत्तला कीजिए। अवाम की आवाज़ की टीम और मैं सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।